किसान भाइयों, जैसा कि अभी हम बात कर रहे हैं रबी में चना और मसूर, तो चना मसूर में जो अभी हम रासायनिक उर्वरकों की बात करेंगे, दोनों के लिए एक जैसा ही रासायनिक उर्वरक हैं और उनकी मांग लगभग एक ही है। तो जो हम आपको अभी खाद की मात्रा बताएंगे, ये दोनों ही फसलों चना और मसूर के लिए लागू होती है कि उनमें किस प्रकार के पोषक तत्व प्रबंधन करें और कितनी मात्रा में खाद का उपयोग करें, कौन कौन से सूक्ष्म जीवाणु से बनी हुई उर्वरक हैं, सूक्ष्म उर्वरक उनका उपयोग करें। साथ ही साथ किस प्रकार हम दूसरे जो सोर्स हैं खादों के, उनसे हम उसकी बोनी करें ताकि हमें अच्छे से अच्छे उत्पादन प्राप्त हो। चूँकि आप जानते ही हैं दलहनी फसल है, तो दलहनी फसलों में मुख्य रूप से आप देखते होंगे कि जड़ों के अंदर ग्रंथियां होती हैं और ग्रंथियों में बहुत सारे छोटे छोटे जीवाणु होते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करते हैं। अतः हमें जो उर्वरक हैं उसमें ये ध्यान दिया जाता है कि नाइट्रोजन यानी कि यूरिया का उपयोग कम से कम या ना के बराबर होता है या होता ही नहीं है। तो इसीलिए हमें जो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की मात्रा है, जहाँ पे असिंचित अवस्था है, जहाँ पे पानी नहीं है, वहाँ हमें 20 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस और 20 किलोग्राम पोटेशियम खाद का उपयोग करना होगा, जो हम विभिन्न प्रकार के उर्वरकों से पूर्ति कर सकते हैं, जिसमें म्यूरेट ऑफ पोटास, DAP, यूरिया, ये खाद या सिंगल सुपर फास्फेट यूरिया और म्यूरेट ऑफ पोटास के कम्बिनेशन पे भी कर सकते हैं। साथ ही साथ कहीं कहीं 12-32-16 जो NPK का मिक्सचर आता है, कम्बिनेशन आता है, उसके रूप में भी हम बोनी कर सकते हैं, या कहीं 20-20-0-13 उर्वरक को आते हैं उनके NPK के, उनके रूप में भी कर सकते हैं। इसी तरह NPK 14-35-14 के नाम से भी उर्वरक हैं, उनसे भी हम इसकी बोनी कर सकते हैं। तो विभिन्न प्रकार के उर्वरकों से, खादों से हम इसका बोनी कर सकते हैं। अब बात करें हम असिंचित अवस्था में, जो 20-40-20 के रूप में है, जो हमें असिंचित अवस्था में देना है, जिसमें 33 किलोग्राम पर हेक्टेयर के हिसाब से हमें म्यूरेट ऑफ पोटास, लगभग 87 किलोग्राम पर हेक्टेयर के हिसाब से हमें DAP खाद, और आवश्यकता पड़े तो थोड़ी बहुत 10 से 12 किलोग्राम पर हेक्टेयर के हिसाब से हम यूरिया खाद का उपयोग भी कर सकते हैं। इसी तरह सिंगल सुपर फास्फेट, जिसमें हम फास्फोरस के रूप में हम सिंगल सुपर फास्फेट उर्वरक को लेते हैं, जिसमें लगभग 250 किलोग्राम हमें उर्वरक का देना होगा सिंगल सुपर फास्फेट पर 1 हेक्टेयर में, और लगभग 33 किलोग्राम हमें म्यूरेट ऑफ पोटास और लगभग 45 किलोग्राम पर हेक्टेयर के हिसाब से हमें यूरिया खाद का उपयोग करना होगा। बोनी के समय हमें सिंगल सुपर फास्फेट और म्यूरेट ऑफ पोटास खाद का उपयोग पूरा करना है। आवश्यकता पड़ने पे हम खाद यूरिया का भी उपयोग कर सकते हैं। इसी तरह हम 12-32-16 अगर हम NPK का स्रोत लेते हैं, तो उस स्रोत में हमें सिर्फ 125 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास खाद का ही उपयोग करना होगा। इसके अतिरिक्त अगर आवश्यकता पड़ती है तो 10 से 12 किलोग्राम पर हेक्टेयर के हिसाब से हमें ना के बराबर हमें यूरिया खाद का इस्तेमाल करना है। तो इस तरह हम असिंचित अवस्था में हम उर्वरकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ जहाँ पे सिंचित अवस्था में चना और मसूर की बोनी हो रही है, उस अवस्था में हमें खाद की थोड़ी सी मात्रा बढ़ानी होगी, जिसमें 20 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस, 20 किलोग्राम पोटेशियम खाद, जो हम DAP, म्यूरेट ऑफ पोटास और यूरिया से अगर उसकी पूर्ति करें तो उसमें लगभग 33 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास, लगभग 130 किलोग्राम पर हेक्टेयर के हिसाब से DAP, और यूरिया की हमें आवश्यकता DAP देने के बाद नहीं होती, क्योंकि नाइट्रोजन जो है DAP में उपलब्ध होता है, तो उससे स्वतः ही उसकी पूर्ति हो जाती है। इसी तरह अगर 12-32-16 अगर कोई आपके पास NPK स्रोत है, तो उसके लिए हमें 187 किलोग्राम पर हेक्टेयर के हिसाब से हमें 12-32-16 देना है, और आवश्यकता हमें यूरिया की नहीं पड़ेगी, उससे स्वतः ही पूर्ति हो जाएगी। इसके अतिरिक्त एक और बात प्रश्न आती है किसान भाइयों की, हमें अच्छा उत्पादन लेना है और अच्छे उत्पादन के लिए क्या करें। तो उसके लिए हमें आवश्यक है कि बीज का उपचार जरूर करें, और बीज का उपचार एक रहता है रासायनिक दवाओं से, साथ में एक रहता है हम कल्चर के माध्यम से बीज उपचार करें। और कल्चर से क्या होता है कि बहुत सारे सूक्ष्म जीवाणु जो हमारी भूमि में नाइट्रोजन फिक्सेशन या दूसरे स्रोतों को उपलब्ध कराने का कार्य करते हैं, उनकी संख्या हमारी भूमि में कम है, तो उनको हम स्वतः ही बढ़ाएंगे। तो वायुमंडल में जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य हमारी दलहनी फसलें करती हैं, तो स्वतः ही वो अपने आप उससे पूर्ति होती रहती है और भूमि हमारी उपजाऊ और उर्वरक शक्ति बढ़ाती है। तो बीज उपचार सामान्य रूप से आपने देखा होगा कि पाउडर फॉर्म में काला काला एक पाउडर आता है, जो बाजार में पैकेट या सोसाइटियों से हमें उपलब्ध होता था, वो राइजोबियम कल्चर या PSP कल्चर या पोटाश वाले बैक्टीरिया हुआ करता था। तो उसके अंतर्गत हम बीज उपचार करेंगे। अब हम राइजोबियम कल्चर जो करेंगे वो दलहनी फसलों के लिए किया जाता है, तो उसका उपचार करने के लिए हमें 5 से 10 ग्राम 1 किलो बीज के लिए पर्याप्त है बीज उपचार में, और हम उसका बीज उपचार करेंगे
तो निश्चित ही हमारे खेत में नाइट्रोजन की ग्रंथियां जड़ों में बढ़ेगी और जड़ों में ग्रंथियां बढ़ने से नाइट्रोजन की पूर्ति स्वतः ही फसल को अपने आप मिलेगी और आगामी फसल के लिए भी नाइट्रोजन फिक्सेशन भूमि के अंदर हो जाएगा। साथ ही साथ जो पोटाश वाली बैक्टीरिया है, जिंक वाली बैक्टीरिया है, ये तरल में भी आता है और लिक्विड फॉर्म में भी आता है। तो इस तरह का अगर हम पाउडर फॉर्म में भी देखें, पाउडर फॉर्म में जो आते हैं वो चारकोल या दूसरे सोर्स के साथ में होते हैं। साथ ही साथ जो लिक्विड फॉर्म में आते हैं उनकी मात्रा हम 5 ग्राम से लेकर 10 ml प्रति लीटर केजी बीज के साथ में हम बीज उपचार कर सकते हैं। इसी तरह जिंक सॉल्युबल बैक्टीरिया, पोटाश सॉल्युबल के तमाम तरह के बैक्टीरिया हैं, इनका उपयोग हम भूमि में डायरेक्ट गोबर की खाद के साथ भी उपयोग कर सकते हैं और इसका हम अंतिम बखन्नी के समय, बोनी के समय इसका उपयोग करना है। तो इसमें विशेष रूप से ध्यान देना है कि सीधी प्रत्यक्ष रूप से धूप ना हमारे बीज कल्चर पे पड़े, इसीलिए छायादार स्थान पे हम बीज उपचार करना है। बीज उपचार करने का तरीका है कि सबसे पहले हमें फंगीसाइड FIR का एक सिद्धांत है, उस सिद्धांत में पहले फंगीसाइड, फिर इंसेक्टिसाइड, उसके बाद राइजोबियम कल्चर या दूसरे कल्चर का उपयोग करना है। तो अंतिम कड़ी में हमें कल्चर का उपयोग करना है। इस कल्चर का उपयोग करने से हमें फ़ायदा ये रहेगा कि हमारी भूमि के अंदर जीवाणु की संख्या बढ़ेगी। जो लगातार भूमि में ह्रास हो रहा है, जो हमारी भूमि पहले बहुत अच्छे सूक्ष्म जीवाणु रखती थी, आज की स्थिति में बहुत सारे सूक्ष्म जीवाणु उसके अंदर नहीं हैं। तो इसीलिए आपसे अनुरोध है कि आप समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन करें, जिसमें गोबर की खाद, केचुआ खाद, नाडेव खाद, वर्मी कंपोस्ट या दूसरे जो सूक्ष्म जीवाणु हैं वो, या कल्चर, या आप दूसरे सोर्सों से भी इसको दे सकते हैं। और साथ ही साथ हमें रासायनिक उर्वरकों का भी उपयोग करना है। तो इस तरह हमें मिले जुले प्रयासों के साथ करके खेती करेंगे तो निश्चित ही हमें फसल उत्पादन अच्छा होगा और लंबे समय तक, लंबी अवधि के लिए हमें फसल उत्पादन करने योग्य हमारी भूमि बनी रहेगी। आपने इस वीडियो के माध्यम से आपने सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।